तो निवेश पर पूछे जाने वाले आम सवालों के जवाब तो हमने आपको दे दिए हैं, लेकिन अगर आप एक निवेशक हैं तो बहुत ज़रूरी है कि बाजार की दशा और दिशा को भी समझे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विदेशी बाजारों के हालात बदल रहे हैं, अर्थव्यवस्था के हालात बदल रहे हैं, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय शेयर बाजार कैसे जुड़ा हुआ है, किस तरह के बदलाव आ सकते हैं, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिहिर वोरा, डायरेक्टर एंड CIO मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। मिहिर, स्वागत है आपका। जब भी आप आते हैं तो ऐसा लगता है कि बाजार की एक पाठशाला लग गई है, तो इस पाठशाला की शुरुआत मैं करना चाहती हूँ एक बहुत ही आसान से सवाल के साथ, क्योंकि अब जिस तरह से हम हालात को बदलते हुए देख रहे हैं भारत में, कहीं ना कहीं जो की कमोडिटीज़ है, अगर मैं उनको कहना चाहूँ, ज़रूरतमंद जो सामान है, जो हम देख रहे थे कि महंगाई के चलते बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहे थे आम लोगों को, उसमें कहीं ना कहीं उनकी कीमतों में, उनकी महंगाई में अब नरमी आती हुई दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है कि जो ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला लिया RBI ने, और जिस तरह से मॉनसून हमें अच्छा रिस्पांस देता हुआ दिखाई दे रहा है इस मौसम में अब की बार, क्या ये सब एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की ओर इशारा कर रहा है, और इस तरह का इम्पैक्ट भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा? महंगाई को हम कम होता हुआ देखेंगे क्या, और अगर ये कम होगी तो क्या ब्याज दरों की जो बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है वो कहीं ना कहीं घटती हुई आपको दिखाई दे रही है? नमस्कार कविता जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, महंगाई का जो ये माहौल है, ये इंडिया को लिमिटेड नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन है। जैसे हमने कई बार बात करी है ये चैनल पे कि ये जो माहौल बना है उसमें दो तीन कारण है। एक तो जो यूएस ने जिस तरह से स्टिमुलस किया था बहुत ज्यादा, तो डिमांड और सेविंग्स जो थे बहुत ज्यादा कंज्यूमर के हाथ में पैसे देने से बढ़ गए थे। सिमिलरली यूरोप में भी यही हाल था, और चाइना भी टू सम एक्सटेंट उसको सपोर्ट कर रहा था। इंडिया ने इतना स्टिमुलस नहीं किया था। लेकिन क्या होता है कि जब कमोडिटीज हैं, ये तो ग्लोबल इन नेचर होती है, मोस्टली लोकल कमोडिटीज बहुत कम होती है। तो जब यूएस ने ज्यादा स्टिमुलस दिया, चाइना ने ज्यादा स्टिमुलस दिया, तो सारी जो गुड्स थे उसके भाव और उसकी डिमांड बढ़ गई। उसकी वजह से कमोडिटीज की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए कमोडिटीज चाहिए। जब ऐसा लग रहा था कि अब यूएस का स्टिमुलस कम होने लगा है और धीरे धीरे करके जो कमोडिटीज के प्राइस नीचे आने लगे, तो ये यूक्रेन और रशिया का मामला छिड़ गया। उसकी वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ऑफ कोर्स ऑयल और नेचुरल गैस में आया, जिसका इम्पैक्ट अब अभी भी देख रहे हैं। और वो जो है इंडिया के सबसे बड़े इंपोर्ट्स है, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो यूरोप और यूक्रेन और रशिया का जो प्रॉब्लम है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। सबसे बड़ा, जैसे हमने बात की, सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो था वो ऑयल और नेचुरल गैस पे आया है। लेकिन स्टील पे भी, फूड ग्रेन्स पे भी, क्योंकि यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा फूड प्रोड्यूसिंग नेशन है, अमंग्स द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स है ऑफ व्हीट, ऑफ लॉट ऑफ अदर कमोडिटीज। स्टील मेकिंग कैपेसिटी बहुत थी, तो इसकी वजह से ये एक डिस्ट्रप्शन आ गया। दूसरी ओर इतना क्या बोलते हैं, अनफॉर्चुनेट मामला है कि दूसरी ओर चाइना भी जो है उसके यहाँ भी कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सप्लाई डिस्टर्ब हुआ। तो मैं कहूंगा कि लास्ट जो 6 महीने हैं वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे हैं कमोडिटीज के लिए। सप्लाई चेन बॉटलनेक्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और यूक्रेन का जो मामला है जो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, बट होपफुली इन सम टाइम वो सॉल्व हो जाएगा नेक्स्ट 3 से 6 महीने में। इस बीच में क्या हुआ कि ऑफ कोर्स स्पेकुलेशन तो होती है, तो जो दाम बहुत बढ़ गए थे वो लास्ट 2-3 महीने में, 2-3 हफ्ते में काफी अच्छी तरह से करेक्ट भी हुए हैं। उसका उसकी एक ही बड़ी वजह है। ये वजह है कि भाव तो बढ़ गए थे बिकॉज ऑफ स्टिमुलस, बिकॉज ऑफ यूक्रेन का सप्लाई। लेकिन जिस तरह से सेंट्रल बैंक्स ने लास्ट 3 महीने में, पिछले 3 महीने में कड़ा रवैया अपनाया है इन्फ्लेशन की वजह से, फेडरल रिजर्व बोले, इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोले, इंडिया की फेडरल रिजर्व यूएस की, और इवन यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने बोला है कि जो इस तरह का हमने जो स्टिमुलस किया था वो अब नहीं होगा। और इनफैक्ट यूएस ने तो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की बात करी है। तो वो फियर्स जो थे कि टाइटनिंग होगी, इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए टाइटनिंग होगी, वो रियल है। और उसकी वजह से मार्केट्स क्या कर रही है, एक्सट्रीम अदर साइड पे रिएक्ट कर रही है। पैसे पहले ऐसे रिएक्ट करी थी जैसे इतनी सप्लाई चेन बॉटलनेक होगी कि कमोडिटीज मिलेंगी कि नहीं। अब मार्केट्स ये कह रही है कि इतनी टाइटनिंग ज्यादा होगी कि रिसेशन हो जाएगी, इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, और इसलिए कमोडिटीज के दाम, डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि रिसेशन में तो कमोडिटीज कम यूज होती है, डिमांड कम हो जाती है। तो ये मार्केट जो है एक बहुत ही मैं कहूंगा अनिश्चित दौर से गुजर रहा है। एक दिन स्टोरी होती है इन्फ्लेशन की, दूसरी दिन डर होता है कि इन्फ्लेशन की वजह से स्लो डाउन हो जाएगा और कमोडिटीज क्रैश करती है। मुझे लगता है कि प्रोबेबली जो सबसे
टेंशन वाला माहौल था कमोडिटीज के लिए, वो शायद बीत गया है। अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके कमोडिटी प्राइसेस स्टेबलाइज होगी, खास करके जो नॉन ऑयल कमोडिटीज हैं, खास करके फूड कमोडिटीज वगैरह, वो मेरे ख्याल से अच्छी तरह से करेक्ट करी है। और चाइना भी इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा कि कमोडिटीज डिमांड, जो सबसे बड़ा कंज्यूमर चाइना है आजकल, वो भी इतना जल्दी नहीं कर रहा कि कमोडिटीज की डिमांड सडनली बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से वी आर द वर्स्ट इज ओवर। कमोडिटी प्राइसेस में ऊपर जो थे, करेक्शन काफी अच्छा हुआ है। कॉपर में देखें, स्टील में देखें, एल्यूमिनियम में देखें, थोड़ी सी ऑयल में भी हुई है, ज्यादा होनी चाहिए इंडिया की बेनिफिट के लिए, इतनी नहीं हुई है। बट बाकी सारी कमोडिटीज में काफी करेक्शन हुई है। मुझे ख्याल से वर्स्ट इज ओवर, लेकिन वॉलेटाइल एनवायरनमेंट अभी भी रहेगा, क्योंकि वॉर खत्म नहीं हुई है। चाइना में अभी भी एक दिन लॉकडाउन होती है, दूसरे दिन लॉकडाउन खुल जाती है। वो जो वॉलेटिलिटी है, अनिश्चितता है, वो चलती रहेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से कॉपर एल्यूमिनियम के भाव 2 महीने पहले के थे, वो भाव इतने जल्दी आएंगे। बखूबी समझाया आपने, और आपकी ये समझाइश मुझे आप अगले सवाल की ओर ले जाती है, क्योंकि देखिए दुनिया के तमाम देशों में और अर्थव्यवस्थाओं में ना अब मंदी के काले बादल जो हैं वो घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं, और ये तमाम देश भारत की ओर देख रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यू चेन के तौर पर। हमारे यहाँ समस्या ऐसी है कि हम पूरे दुनिया के लिए वैल्यू चेन सकते हैं, लेकिन हमारे जो राज्य हैं वो सभी राज्य पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। तो अगर ऐसा हो जाता है, जो कि पूरी दुनिया हमारी ओर देखे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ वैल्यू चेन के तौर पर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम इस डिमांड को अपना पाएंगे और पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, और ऑलरेडी डोमेस्टिक डिमांड तो काफी स्ट्रांग है ही। तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में हमारे पास ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग बेस है। सवाल ये है कि हम उसको डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए तो यूज करते ही हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स के लिए हम उसको स्केल अप कर पाएंगे कि नहीं। इसमें देखिए, इंडिया एज अ डेमोक्रेसी तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता रहता है टाइम में। लाइक लैंड एक्विजिशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इंडिया में। लेबर लॉ सब जगह पे इतने लिबरल नहीं है, सब स्टेट्स में अलग अलग है। तो वो सब प्लस माइनस तो रहेंगी। लेकिन जिस तरह से डोमेस्टिक डिमांड ऑलरेडी इतनी लार्ज है, डोमेस्टिक इकोनॉमी मार्केट हमारी इतनी लार्ज है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें प्रॉब्लम होनी चाहिए टू स्केल अप। एक बड़ा एग्जांपल देख ले, मोबाइल फोन्स। 6-7 साल पहले इंडिया में मोबाइल फोन्स मोस्टली इंपोर्ट ही होते थे। अब 70% ऑफ द डिमांड जो है मोबाइल फोन्स की, 80% डिमांड जो है वो लोकल प्रोडक्शन होती है, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, साइज है। और अब तो ये भी हो जाएगा, डोमेस्टिक डिमांड का तो अच्छा सप्लाई आता ही है मोबाइल फोन का, लेकिन अब हम एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। तो एक जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि टेक्सटाइल्स हैं, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग, ये सब में इंडिया की जो है स्केल अप करने की संभावना काफी है। और ये सब ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं चाहिए होता है। 500 करोड़ 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट में काफी सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी है जो मल्टीनेशनल कंपनी अपना रही है, उसके लिए हमें कोई लॉन्ग टर्म में दिक्कत आनी चाहिए। हाँ, कितनी गति से हम स्केल अप कर पाएंगे वो डिबेट करता है, बट द फैक्ट दैट कंपनीज इंडिया में आएंगी उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। मुझे अब ये समझाएं, DIIs की कितनी अब स्ट्रेंथ बाकी है भारतीय बाजार के लिहाज से? DII की अगर फ्लो देखें तो अभी तो बहुत ही अच्छी तरह से होल्ड अप कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड SIPs देखें, इंश्योरेंस कंपनीज के मंथली प्रीमियम कलेक्शंस देखें, रिन्यूअल प्रीमियम जो है वो अभी तक तो काफी हेल्दी है। तो बेस केस जो हमें अनुमान लगाना चाहिए कि इस तरह का जो अंडरस्टैंडिंग है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, लोगों की सेविंग्स हैबिट जो बन चुकी है लास्ट 5-6 सालों में, वो मेरे ख्याल से कंटिन्यू रहेंगी। हाँ, अगर फिक्स डिपॉजिट रेट्स, बैंकिंग सिस्टम के रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो शायद ये फ्लोज में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे। लोग बोलेंगे कि इक्विटीज में मुझे अगर 10% मिल रहा है, लेकिन FD में मुझे 6-7% मिलने लगा है बैंक की FD में, तो मैं थोड़ा वहां भी ध्यान करूं। तो एज लॉन्ग एज जो फिक्स डिपॉजिट रेट से, इंटरेस्ट रेट से बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, तब कोई ऐसा डिस्ट्रप्शन नहीं लग रहा। अब ये पूरे समीकरण को समझाते हुए, जहां पर भारत की तस्वीर बहुत अच्छी है और हम तरक्की की राह पर निकल चुके हैं, अगर सिचुएशंस और भी फेवरेबल हो तो हम बहुत ही विनर बनकर उभरेंगे। FIIs के डार्लिंग बनने की कितनी गुंजाइश है? कब तक खफा रहेंगे? देखिए, डोंट टेक इट पर्सनली। मैं इंडियन इन्वेस्टर्स को बोल रहा हूँ, ये FIIs की जो सेलिंग है इंडिया को लिमिटेड नहीं है।
काफी सारी इमर्जिंग मार्केट्स में सेलिंग आ रही है। हाँ, इंडिया में लास्ट पिछले 6 महीने में एक्स्ट्रा सेलिंग आई है, उसके 2-3 कारण है। एक तो इंडियन मार्केट जो है बहुत अच्छी तरह से रिटर्न्स दिए थे, बहुत अच्छी चली थी पिछले 2 सालों में, अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स था। और उसके सामने जो इस हमसे भी जो बड़ा मार्केट है, हमारा कॉम्पिटिटर जो अट्रैक्ट करता है, वो चाइना था। चाइना ने बहुत खराब किया था लास्ट ईयर। चाइनीज टेक कंपनीज ऑलमोस्ट 60-70% गिर गई थी। चाइनीज मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरा था। तो जिस तरह से लॉकडाउन्स चाइना में चल रहे थे, हमने तो काफी अच्छी तरह ओपनिंग कर ली वैक्सीनेशन की वजह से, लेकिन चाइना में अभी भी कोविड का इश्यूज आते रहते बीच में। तो इसकी वजह से इतनी अनसर्टेनिटी चाइना में कि चाइनीज इक्विटी मार्केट्स ने बहुत खराब परफॉर्म किया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया ने बहुत अच्छा किया था, चाइना ने बहुत खराब किया। तो जो रिलेटिव जो वैल्यूएशंस थे, चाइनीज मार्केट लोगों को चीप लगने लगी, तो थोड़े पैसे वहां जाने लगे। और पैसे निकालेंगे कहाँ, जहां पैसे बने हैं। तो इंडिया से थोड़े पैसे विड्रॉ करके चाइना में भी गए हैं। और इन जनरल ऑल्सो हमने जैसे बात करी, यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज की दर बढ़ा रहा है, डॉलर स्ट्रेंथन होते जा रहा है। तो ऐसे माहौल में स्वाभाविक होता है कि जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स, जो सबसे बड़े फंड्स हैं, वो स्ट्रॉन्गर करेंसी की ओर जाए, मोर एसेट्स गो बैक टू द यूएस। जो रिस्क एपिटाइट है वो कम हो जाती है, बॉन्ड मार्केट्स के यील्ड बेटर हो जाते हैं, तो यूएस ट्रेजरी और बॉन्ड में भी पैसे आते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये जो मार्केट फोर्सेस हैं, दे आर एट प्ले। ऐसी कोई वजह नहीं है हमें सोचने की कि इंडिया के लिए जो प्यार लोगों का कम हो गया है। ये तो पैसे जरूर आएंगे। पिछले 25 साल का हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है। 1 या 2 साल ऐसे रहे हैं जहां एफआईआई ने सेलिंग करी है, अदरवाइज तो पैसे आते ही हैं। के विश्लेषण के अनुसार भारत और भारतीय बाजार और अर्थव्यवस्था के लिए अब सबसे बड़ा डर, मतलब आप तौबा करेंगे कि ऐसा बिल्कुल ना हो, वो क्या होगा? वर्स्ट केस इंडिया के लिए ये है कि ऑयल प्राइसेस ऊपर रहे और ग्लोबल स्लोडाउन बहुत ज्यादा खराब हुए, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स है या जो इन्फ्लेशन का माहौल है, दोनों खराब रहेंगे। और स्लोडाउन और इन्फ्लेशन दोनों एक साथ लग सकते हैं। गुड केस इंडिया के लिए ये रहेगा कि ग्लोबल इकोनॉमी जिस तरह से कमोडिटीज प्राइसेस करेक्ट हुए हैं, उस तरह से धीरे धीरे करके स्लो डाउन करे। देखिए, यूएस को स्लो डाउन करना ही पड़ेगा, वो कर ही रहे हैं। तो उनकी जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन होनी है। देखना यह है कि वो स्मूथ लैंडिंग करते हैं या क्रैश लैंडिंग करते हैं। यूरोप का हाल बहुत ही खराब है बिकॉज ऑफ द रशियन सिचुएशन। वहां पे गैस की प्रॉब्लम है, ऑयल की प्रॉब्लम है, तो वहां पे स्लो डाउन आएगा, काफी शार्प आएगा। इनफैक्ट जस्ट एज वी स्पीक, यूरोप का जो ट्रॉमा है, बहुत पेन बहुत ज्यादा है। तो मुझे ये लगता है कि गुड सिचुएशन ये है कि यूएस इकोनॉमी धीरे धीरे करके रिसेशन में आए, या तो जीरो ग्रोथ पे आ जाए 1-2 क्वार्टर के लिए, एंड देन स्टेबलाइज करके वापस जाए, क्रैश ना हो। सिमिलरली यूरोप का भी जो माहौल है, वो एक झटके में एक या 2 क्वार्टर्स हमें खराब दिखे और फिर वापस रिकवर करे। ये माहौल में ये होगा कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो माहौल बना है, जो भय है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, वो भय कम हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से रिसेशन का बात करेंगे जैसे ही, वैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट रेट जल्दी बॉटम आउट हो जाए और बैक टू नॉर्मल आ जाए, वो इंडिया के लिए बेस्ट केस होगा। और कमोडिटी प्राइसेस ज्यादा ना बढ़े, मॉडरेटली जो ये लेवल पे है बनी रहे। दोनों एक साथ पूछ लेती हूँ मैं आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका जो जवाब है वो काफ़ी मिला जुला हो सकता है। पहली तिमाही के जो नतीजे आ रहे हैं, उसकी रूपरेखा आपके मुताबिक कैसी होती है? और दूसरा, अब यहाँ पर इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए क्या ऐसे कोई सेक्टर्स हैं जो आपको मौकों के लिहाज से, वैल्यूएशन के लिहाज से अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, मार्जिन्स का मुझे लग रहा है कि अभी भी प्रेशर दिखेगा कंज्यूमर कंपनीज में, खास करके एफएमसीजी है या ऑटोमोबाइल कंपनी है, क्योंकि जो कमोडिटी प्राइसेस अभी तो करेक्ट हो चुके हैं लास्ट 2-3 हफ्ते में, लेकिन उसको जो पास थ्रू करने में टाइम लगता है। इन्वेंट्री तो पुरानी है जो हाई कॉस्ट पे होगी, तो एक या 2 क्वार्टर शायद थोड़े मार्जिन प्रेशर्स दिख सकते हैं फॉर द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज के लिए। आईटी कंपनीज में भी हमने 1-2 रिजल्ट्स देखे हैं, क्लियरली प्रेशर्स आ रहे हैं, क्योंकि एक तो ट्रैवलिंग बढ़ गई है, तो वीजा कॉस्ट वगैरह जो है वो बढ़ गई है, और प्लस वो तो हमें पता ही था कि एम्प्लॉय के जो वेजेस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो मार्जिन प्रेशर आईटी में भी रह सकते हैं। टॉप लाइन में मुझे लग रहा है पॉजिटिव सरप्राइज आएंगे, तो सेल्स ग्रोथ अच्छी लगेगी वो मार्केट की। मार्जिन्स में थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा हमें, बट ओवरऑल मुझे लगता है 15-20% ग्रोथ FY23 के लिए अभी भी पॉसिबल है फॉर द निफ्टी कंपनीज। विद इन दैट अगर सेक्टर की बात करें, तो हमारा जो प्रेफरेंस रहा है लास्ट 6 महीने से, वो डोमेस्टिक सेक्टर्स वर्सेस
एक्सपोर्टिंग सेक्टर. सो लास्ट 2020 और 21 में हम पॉजिटिव थे एक्सपोर्टर्स के लिए, एक्सटर्नल लुकिंग कंपनीज के लिए. आईटी हो गया, फार्मा हो गया, ऑटो एंसिलरी हो गया, जहां पे यूएस और यूरोप डिमांड पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि यूएस और यूरोप में बहुत ज्यादा स्टिमुलस करी थी, इंडिया ने इतनी नहीं करी थी, तो रिलेटिवली वो इकोनॉमीज बेटर परफॉर्म कर रही थी. लेकिन पिछले 6 महीने में हमें पता है कि इंडिया की तो जो नॉर्मल डोमेस्टिक डिमांड है वो वापस आ ही रही है. पेंटअप डिमांड भी है सर्विसेज में, टूरिज्म में, ट्रैवल में, एंटरटेनमेंट में, शॉपिंग में. वहां पे काफी अच्छी ट्रैक्शन हमें दिख रही है. टू व्हीलर्स, कार्स में भी अच्छी डिमांड दिख रही है, कमर्शियल व्हीकल्स में. तो इंडिया का जो है वो पेंटअप डिमांड, नॉर्मल सिक्लिकल रिकवरी विल मेक look better than the US and the European economies. तो डोमेस्टिक सेगमेंट्स, डोमेस्टिक कंजम्पशन देख लें, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स देख लें, और सबको सपोर्ट करने वाला जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, डोमेस्टिक सेक्टर्स में हमें ज्यादा प्रेफरेंस देने की स्ट्रेटेजी बनानी है. चलिए, तो यहाँ पर काफ़ी गहराई में जाकर हमने तमाम मुद्दों पर बात की. अच्छी बात यह है कि यहाँ पर केवल बाजार के लेवल्स पर चर्चा नहीं होती है, बल्कि निवेशकों को ये समझाया जाता है या ये समझाया गया है इस चर्चा के जरिए कि जो वो निवेश कर रहे हैं और जो निवेश में फ्लक्चुएशन देख रहे हैं और मुनाफे और अपने घाटे की भागदौड़ में वो लगे रहते हैं, उसके पीछे क्या अहम वजह है उसको समझना बहुत ज़रूरी है. कहीं ना कहीं निवेशकों में इसको लेकर जागरूकता की कमी होती है, और मिहिर बहुत बखूबी आपने तमाम समझाइश थी. बहुत बहुत धन्यवाद आज शो का हिस्सा बनने के लिए. थैंक यू, नमस्कार. इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला. हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान अर्नब पंड्या. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना है, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी है, तो देखिए नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567. इस नंबर पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का. मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के बाद.